दोस्तों नमस्ते। आज अपन शुरू करेंगे भारत की जलवायु टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड करना था, लेकिन थोड़ा सा पर्सनली कुछ समस्याओं के कारण लेट ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी समय में से समय निकाल कर वीडियो अपलोड करना उचित समझा, क्योंकि यह सबकी ज़रूरत है, ना सिर्फ हमारी बल्कि आप सबकी भी ज़रूरत है। और हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत की जलवायु पर भी मतलब कहने का कि ऐसा वीडियो नहीं पोस्ट करेंगे कि जिससे कोई टॉपिक बोरिंग हो। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और पढ़ना आपको एनसीईआरटी आरबीएसई से ही है, या इसके अलावा कोई भी अच्छी सी कोई गाइड जो भी आपको उचित लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सिर्फ डायरेक्ट अपने वीडियो पर चलते हैं, जो मेन टॉपिक है जिस मैटर पर बात करनी है। देखिए, घर पर थोड़ा सा क्या है कि बोर्ड वगैरह की या फिर इस प्रकार की थोड़ी सा सुविधाएं नहीं थी फ़िलहाल, और जैसे भी बस ठीक है, जो भी एक प्लान के अनुसार एक मैप के माध्यम से ही समझाना था बोर्ड पर भी, लेकिन खुद डायरेक्ट एक मैप रख करके ही और मैप के माध्यम से सीधा आपको समझाएंगे और जल्दी और अच्छे से भी समझ में आएगा। तो भारत की जलवायु जानते हैं किस प्रकार की है। भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। हालांकि ऑप्शन के अंदर अगर उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु लिखा होगा तो वहाँ पर यही अपने को टिक करना होगा। अगर मानसूनी प्रकार नहीं है और सिर्फ उष्णकटिबंधीय जलवायु लिखा है तो उष्णकटिबंधीय जलवायु ऑप्शन पर ही टिक करना होगा, यानी कि डिपेंड करता है उष्णकटिबंधीय। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है। और दूसरी बात, अपने मेन जो मुख्य जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि वर्षा तंत्र को भी समझना है अपने को, मौसम तंत्र को समझना है, और वर्षा किन क्षेत्रों में विकसित होती है, ये मेन चीज़ है जो समझने वाली है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बात करते हैं कि जैसे ये ग्लोब है, ये मैंने आपके समझने के लिए बनाया है, छोटा सा ग्लोब है, और हमें पता है कि धरती के बिल्कुल बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, ये वाली। और भूगोल विषय ही ऐसा है, यह काल्पनिक विषय, जितनी ज़्यादा हम अच्छे से अच्छी कल्पना कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा इस विषय को समझ सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कोई गहराई वाली बात नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक विषय है। और जैसे पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल एक फैक्चुअल विषय है, यानी कि उसका फैक्ट होता है जो डायरेक्ट दिया होता है उसी को समझना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है समझ कर। लेकिन इसका जो बहुत सारी भूगोल की चीज़ें ऐसी है जो अपने को कल्पना करनी पड़ती है और काल्पनिक रूप से ही अपने को संप्रत्यय विकसित करना है अपने माइंड के अंदर। चलिए बात करते हैं, ये जो है विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा जो है इसके ऊपर सूरज वर्ष भर लंबवत चमकता रहता है। हालांकि एक ही जगह सूरज स्थिर नहीं रहता। सूर्य जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा, और मध्य में है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सूरज विचलन करने के कारण यहाँ पर ग्रीष्म बहुत ज़्यादा, मतलब कि तापमान बहुत ज़्यादा गर्म पाया जाता है, उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जो हवाएं हैं वे भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होती है। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने के कारण जब बिल्कुल विषुवत रेखा पर हवाएं पहुंचती है तो दोनों तरफ से आने वाली, यानी कि उत्तरी क्षेत्र से भी और दक्षिणी क्षेत्र से भी आने वाली हवाएं आपस में टकराकर ऊपर वायुमंडल की तरफ प्रवाहित होती है। वायुमंडल की ओर प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र और उच्च तापमान क्षेत्र पाया जाता है, जिस कारण वर्ष भर यहाँ पर वर्षा होती रहती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा यही मतलब इस क्षेत्र में होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ये तो थी बात वर्षा विकसित होने की, कि जहाँ तापमान अधिक होगा वायुदाब प्रेशर कम होगा उन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है और वहीं वर्षा की स्थिति बनती है। चलिए अब अपने चलते हैं भारत की जलवायु टॉपिक के मुख्य पॉइंट पर। भारत के अंदर 3, 4 या 5 प्रकार से मतलब कि जलवायु वर्षा ऋतु विकसित होने का कारण है।
एक तो अपने सबसे पहले हमने पढ़ाई है कि पश्चिमी विक्षोभ, और एक होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा, एक उत्तरी पूर्वी मानसून, और ये 4 तो मुख्य है जिन कारणों से भारत के अंदर वर्षा होती है। और एक होता है लौटता हुआ मानसून, जिसे मानसून का प्रवर्तन भी बोलते हैं, और एक उस कारण भारत के अंदर वर्षा ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि हिमालय की क्या स्थिति है। जो ये हिमालय पर्वत श्रेणी आप देख रहे हैं ना, ये रेड कलर से बनाई हुई है, ये उत्तर भारत में है। और हिमालय पर्वत की भूमिका क्या है जलवायु विकसित करने में, यानी कि इसकी मेन भूमिका है जलवायु विभाजक रेखा बोल सकते हैं इसको। कैसे, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये तो आ गया उत्तरी ध्रुव इस तरफ, और इस तरफ आ गया दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से जो वायु बहती है, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव से वायु बहेगी, ये आएगी रूस और इधर मध्य एशिया में से होते हुए, यानी कि भारत की तरफ जो हवा प्रवाहित होगी, और उस हवा में बहुत ज़्यादा मतलब कि नमी कह सकते हैं, या फिर उसमें ठंड ज़्यादा आती है, क्योंकि ये बर्फीले क्षेत्रों से आती है। और हिमालय पर्वतमाला बहुत ज़्यादा ऊंची होने के कारण उस हवा में अवरोध उत्पन्न करती है। इन हवाओं को साइबेरियन हवाएं कहते हैं। अवरोध उत्पन्न करने के कारण ये शीत हवाएं भारत में पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं कर पाती है। इस कारण यहाँ पर अत्यधिक सर्दी, दक्षिणी हिस्सा है इस तरफ तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और भारत के उत्तरी क्षेत्र में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन पूर्ण रूप से शीतोष्ण प्रकार की जलवायु भी नहीं कह सकते, इसका भी एक कारण है। बस मुख्य कारण यही है कि हिमालय के उत्तर में, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में तो शीत ऋतु होती है, अत्यधिक शीत ऋतु शरद ऋतु में, और उत्तरी भारतीय जो दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है इस तरफ इतनी शीत ऋतु भी नहीं होती है। और आपने वैसे भी देखा होगा, समझा होगा कि जब भी ये जो यूरोपीय देशों के लोग हैं, अंग्रेज लोग इंडिया में आते हैं, उन दिनों भी ये सर्दी की ऋतु में भी मतलब इतनी यहाँ पर सर्दी महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जो वास्तविक सर्दी पाई जाती है वो यूरोपीय देशों में पाई जाती है या रूस में पाई जाती है। यही कारण है कि इंडिया में आने के बाद में भी उनको इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होती है। और दूसरा एक कारण है कि जो हिंद महासागर से हवाएं आती है ना मानसून के समय, यानी कि अरब सागर की तरफ से जो भारत में प्रवेश करती है हम आर्द्र हवाएं, वो भी जाकर के हिमालय से टकराती है, और हिमालय से टकराने के बाद में उत्तर भारत के कुछ इलाकों में यहाँ पर वर्षा होती है। तो दोनों तरफ से अवरोध उत्पन्न करता है। अरब सागर से भी बहने वाली हवाओं में अवरोध उत्पन्न करती है अरावली पर्वत श्रृंखला, और इधर से साइबेरियन हवाओं के लिए भी अवरोध उत्पन्न करती है। तो अभी हम समझेंगे पश्चिमी विक्षोभ के बाद में बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, दोनों शाखाओं की, और उत्तरी पूर्वी मानसून की। अब मानसून समझ लेते हैं कि मानसून क्या है। मानसून जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ है मौसम। मानसून कौन सी भाषा का वर्ड है? अरबी भाषा का, और इसका वास्तविक अर्थ क्या है? मौसम। तो मौसम जो है भारत में वो 2 प्रकार की शाखाओं में बंटा हुआ है मुख्य रूप से। एक तो है उत्तरी पूर्वी मानसून, और एक है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी कि उत्तरी पूर्वी। अब ये वाला तो हिस्सा भारत का पूर्व है और ये वाला उत्तर है, तो ये बीच वाला हो गया उत्तरी पूर्वी मानसून, और एक है ये पश्चिम और ये दक्षिण, यानी कि इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो गया। तो मुख्य रूप से भारत में दोनों मानसून से वर्षा होती है। लेकिन जो उत्तरी पूर्वी मानसून है ना, इधर से यानी कि जो मानसूनी हवाएं आएंगी शीत ऋतु में, उनसे ज़्यादा वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि इधर से आने वाली हवाओं में शीत ऋतु में जो इधर से हवाएं आती है ना उत्तर पूर्व से, उनमें पर्याप्त नमी नहीं होती है, जिस कारण मध्य भारत में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। लेकिन इसका एक अपवाद है, या फिर इसकी एक विशेष बात ये है कि जो पूर्वोत्तर यानी कि ये पूर्व के जो भारत के राज्य है ना, ये त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, यानी कि इधर से जो पूर्व की तरफ जो राज्य हैं, इस तरफ से बहने वाले उत्तर पूर्व की मानसूनी हवाएं जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, यानी ये बंगाल की खाड़ी आ गई, और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जब ये गुजरती है तो यहाँ से नमी ग्रहण कर लेती है। यानी कौन नमी ग्रहण कर लेती है? हवाएं। उत्तर पूर्वी मानसून की हवाएं जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो ये यहाँ से नमी ग्रहण कर लेती है, और नमी ग्रहण करने के बाद में ये इस क्षेत्र में यहाँ पर पूर्वी घाट पर वर्षा करती है। यानी कि मध्य भारत में तो वर्षा नहीं होती है क्योंकि हवाओं में नमी नहीं होती है। लेकिन जो
के जो राज्य हैं इस तरफ से जो हवाएं बहती है दक्षिणी पश्चिमी की ओर, वो पूर्वी घाट पर वर्षा करती है और अत्यधिक वर्षा यहाँ पर इसी कारण होती है। और एक दूसरी जो शाखा है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, लेकिन पहले इसी को समझ लेते हैं। अब जो यहाँ से हवाएं आती है, यहाँ पर है तमिलनाडु में है कोरोमंडल तट, इस क्षेत्र में क्या है, कोरोमंडल तट है। अब प्रश्न डाला था कि कोरोमंडल तट पर अत्यधिक वर्षा किस कारण होती है। कोरोमंडल तट पर वर्षा दो कारणों से होती है मुख्य रूप से, उन दोनों पर चर्चा करेंगे अपन। लेकिन एक बार देख लेते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखाएं हैं उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं साथ साथ में। हालांकि यहाँ पर दो तीन प्रश्न विकसित होते हैं, वो अपने को किसी भी एग्ज़ाम में भी आ जाएं तो अपने को इसमें करने में कोई समस्या नहीं होगी, थोड़ा सा समझ में आ जाने पर कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि ये प्रश्न सबसे पहले ये बनता है कि शरद ऋतु में वर्षा कहाँ होती है। शरद ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। एक प्रश्न होता है कोरोमंडल तट पर किन हवाओं से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून की हवाओं से वर्षा होती है, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं आती है ना, ये इनसे ही वर्षा होती है। और एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं किस सागर से नमी ग्रहण करती है, अरब सागर, हिंद महासागर, या फिर बंगाल की खाड़ी, या फिर भूमध्य सागर। तो ये प्रश्न जब आएगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने बता दिया कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से ये हवाएं गुजरती है, यहाँ से नमी ग्रहण करती है। यहाँ से नमी ग्रहण करने के कारण जो पश्चिमी घाट का ये पर्वत है, पठार है, यहाँ पर ये हवाएं टकराती है और यहाँ पर टकराने का सबसे ज़्यादा कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अब आती है बात दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये तो था, यहाँ पर हम लिख देते हैं उत्तर पूर्वी मानसून और यहाँ पर हम लिख देते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा के बारे में समझते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये दक्षिणी पश्चिम दिशा से बहकर आने वाली मानसूनी हवाएं, यानी कि जो इस क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम से आए मानसूनी हवाएं आएंगी उनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से बहकर आती है, यानी कि हिंद महासागर और अरब सागर से आने वाली हवाएं तो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और भारत में अत्यधिक वर्षा का मुख्य कारण भी यही है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किस मौसम से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। कितने प्रतिशत होती है, 85 से 90% के लगभग वर्षा भारत में इन्हीं मौसम के क्रियाओं से होती है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं हैं। और इसके अलावा इसी कारण भारत क्या है, मानसूनी जलवायु वाला देश कहलाता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और जो भारत में वर्षा है वो भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है, मुख्य रूप से दो ऋतुओं में मुख्य रूप से होती है। एक तो होती है ग्रीष्म ऋतु में, और जो ग्रीष्म ऋतु में होती है उसको हम मानसूनी वर्षा भी कहते हैं, और एक होती है शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कब शुरू होती है, 1 जून को। 1 जून को सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है। अब ये मानसून है वो किस ऋतु में आता है, ग्रीष्म ऋतु में आता है। अब ग्रीष्म ऋतु में कौन सा मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है। और दक्षिणी पश्चिम जब मानसून आता है वो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, अपन आइडिया रखते हैं कि हिंद महासागर और ये अरब सागर की तरफ से जो हवाएं आएंगी सबसे पहले इस क्षेत्र में आएंगी। यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट का सिरा केरल का, यहाँ पर कौन सा तट है, इसका नाम है मालाबार तट। मालाबार तट सबसे पहले हवाएं यहाँ पर आकर के टकराएंगी। और मालाबार तट पर कब टकराती है, 1 जून को। यानी भारत में सबसे पहले मौसम कब दस्तक देता है मानसून, 1 जून को। 1 जून को यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ये प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोमंडल तट यहाँ पर है और ये मालाबार तट है, समझ गए। और जो मालाबार तट पर वर्षा कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में। कोरोमंडल तट पर वर्षा कब होती है, शीत ऋतु में। कोरोमंडल तट पर वर्षा किस कारण होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। और मालाबार तट पर वर्षा किस कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से दे दिया कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सबसे पहले किस तट पर वर्षा करता है, कोरोमंडल तट आ गया, कोरोमंडल तट पर करता है, या फिर मालाबार तट पर करता है, या कोंकण तट पर करता है, या फिर यहाँ पर एक इसका उड़ीसा का है उत्कल तट, या फिर उत्कल तट पर करता है। तो सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून मालाबार तट पर वर्षा करता है, उसके बाद में कोंकण तट पर करता है। और इसके बारे में जैसे जैसे ये आगे इसकी गतिविधि आती है तो ये मौसम में धीरे धीरे इसमें क्या आती है, कमी आती जाती है। जब तक अंत में पहुंचता है तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक विशेष बात ये है कि जब
यहाँ पर वर्षा करने के बाद में ये दक्षिणी पश्चिम मानसून आगे बढ़ता है, तो लगभग ये 22 जुलाई के करीब करीब पूरे भारतवर्ष में प्रवेश कर जाता है, यानी पूरे भारत में फैल जाता है दक्षिणी पश्चिम मानसून। कब तक? अपन कह सकते हैं कि इसके जुलाई महीने के बीच में या फिर जुलाई महीने के अंत तक ये पूरे भारत में फैल जाता है। इसमें विशेष बात ये है कि ये दक्षिणी पश्चिम मानसून है ना, ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है और ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पर तो वर्षात पर्याप्त से भी अधिक करता है, मूसलाधार बारिश होती है यहाँ पर, लेकिन जो पूर्वी घाट है इसके पूर्वी क्षेत्र की तरफ वर्षा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो इस तरफ ही होती है और यहाँ पर अवरोध हो जाता है इस पर पठार का, और इसके पूर्व में वर्षा नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी नहीं हो पाती है वर्षा। ये शुष्क क्षेत्र रह जाता है। कब? ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है, उसका एक कारण आप बताएंगे जरूर कि किस कारण वर्षा होती है। अब अपने आते हैं शीत ऋतु में। शीत ऋतु में लगभग 20 दिसंबर से मार्च के मध्य में बरसात होती है। यह दो प्रकार की हवाएं बरसात करती है यहाँ पर इन दिनों। एक तो होती है पश्चिमी विक्षोभ और दूसरी होती है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में हमें हालांकि हमने अभी पढ़ा है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के बारे में समझते हैं भी पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार से भारत में वर्षा करता है। और पश्चिमी विक्षोभ जो है ये हमने इस प्रकार से इसको दर्शाया है। ये देखिए, थोड़ा नीचे करके दिखाते हैं कि हाँ, अब देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो है ये हमने इसकी कल्पना कर लीजिए कि ये पश्चिमी विक्षोभ हवाएं हैं और इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो उत्तरी शाखा और एक है दक्षिणी शाखा। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझने में ही बस इसको अपने को बस थोड़ा सा माइंड विकसित करना है, बाकी इसमें विशेष बात नहीं है। एक बार समझ में आ गया तो हालांकि आपको ज़िंदगी भर या भूल ही नहीं पाओगे, एक बार याद हो गया तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। और ये है पश्चिमी विक्षोभ, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। थोड़ा हम बात कर रहे थे पश्चिमी विक्षोभ पर। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करते हैं कि भारत के पश्चिम में यूरोप के, यहाँ पर मान लीजिए कि यूरोप है, यहाँ पर क्या है? यूरोप है, और यूरोप के दक्षिण में और भारत के पश्चिम में यहाँ पर भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से ये शीतोष्ण चक्रवात विकसित होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात विकसित होने के कारण ये भौगोलिक प्रक्रियाओं के कारण पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हैं। ये हवाएं यहाँ पर पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं और बीच में आ जाता है काला सागर। काला सागर के आगे आ जाता है कैस्पियन सागर। और यहाँ पर भी ये हवाएं कुछ तो यहाँ से नमी ग्रहण करती हैं जो चक्रवात के रूप में आते हैं, और फिर आगे कुछ हवाएं काला सागर से नमी ग्रहण कर लेती हैं, और आगे चलकर ये हवाएं कहाँ से नमी ग्रहण करती हैं? कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर से नमी ग्रहण करने के बाद में ये आगे और बढ़ती है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है और ये आ जाती है भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के कारण इनको भारत में क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोल देते हैं। ये शीतोष्ण चक्रवात होते हैं और भारत में इनको क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोल देते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ जो हवाएं होती हैं, ये पश्चिम से आने वाली, ये जब हिमालय पर्वत से टकराती हैं तो इसकी दो शाखाओं में ये विभाजित हो जाती हैं। एक तो होती है उत्तरी शाखा और एक कहलाती है दक्षिणी शाखा। उत्तरी शाखा होती है ये मध्य एशिया की तरफ गुजर जाती है, जैसे यहाँ पर तिब्बत आ गया और चाइना आ गया, या फिर आगे एक दो देश और है तो इस तरफ ये गुजर जाती है। और ये जो भारत में प्रवेश करती है हिमालय से टकराने के बाद में, ये उत्तरी भारत के जो मैदानी राज्य है या ये पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर वर्षा करती है। अब इसकी एक मेन चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका हमें फिलहाल ध्यान रखना है। प्रश्न इस प्रकार से यहाँ से आता है कि पश्चिमी विक्षोभ से जो शीत ऋतु में हवाएं चलती है वो किस प्रकार की फसल को, किस प्रकार की कृषि को उनसे लाभ पहुंचता है। तो उत्तर भारत में उन दिनों सर्दी की ऋतु में किस प्रकार की कृषि होती है? रबी की फसल होती है। रबी की फसल में क्या आता है? सरसों, गेहूँ, मुख्य रूप से सरसों और गेहूँ है। और ये आ गया राजस्थान और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, और ये उत्तर प्रदेश आ गया, और ये उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश, और ये जम्मू कश्मीर आ गया, और ये है पंजाब, ये हरियाणा। तो देखिए अपने को जो मेन बात ये थी समझने वाली कि पश्चिमी विक्षोभों से किस प्रकार की खेती को अत्यधिक लाभ पहुंचता है। तो अपने को ये देखना है कि शीत ऋतु में कौन सी कृषि होती है? रबी की फसल होती है। रबी की फसल में क्या है? मुख्य रूप से सरसों और गेहूं है। लेकिन अब प्रश्न थोड़ा सा और गहराई में जाकर अगर ये पूछ लिया जाए कि
ये तो है उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में जो खेती होती है ये तो रबी होती है, लेकिन जो पहाड़ी राज्यों में किस प्रकार की खेती, किस प्रकार की कृषि को लाभ पहुंचाते हैं, किस प्रकार की खेती को लाभ पहुंचाते हैं ये पश्चिमी विक्षोभ। तो यहाँ पर जो है पहाड़ी राज्य कौन कौन से हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन 3 राज्यों, ये पहाड़ी राज्य है उत्तर भारत के, और इन 3 राज्यों में पश्चिमी विक्षोभों से किस प्रकार की खेती को, किस प्रकार की कृषि को लाभ पहुंचता है, सेब की फसल को। कौन सी फसल को, सेब की फसल को। मुख्य बात है ये, और इसको आप नोट कर लीजिए। और इस प्रकार से प्रश्न बाई चांस आ भी जाए, पहला तो रबी की फसल और एक है सेब की फसल। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में रबी की फसल, और जो पहाड़ी राज्य है वहाँ पर सेब की फसल को इससे लाभ मिलता है। समझ गए होंगे जी। अब देखिए कि ये जो है दिल्ली, हरियाणा, ये दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और कुछ भाग राजस्थान का, ये इतना सा भाग है ना, जैसे ये गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं। और गोल्डन ड्रॉप्स भी बोल देते हैं इसको, यानी कि सुनहरी बूंदें, क्योंकि इस समय बहुत ही लाभदायक होती है रबी की फसल के लिए ये। तो ये तो थी बात पश्चिमी विक्षोभ से। अब एक मुख्य बात जो रहती है वह मौसम प्रत्यावर्तन। मौसम प्रत्यावर्तन सॉरी वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा होता है। वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में जानना जरूरी है। जैसे हमने अभी बात की थी दक्षिणी पश्चिम मानसून की, दक्षिणी पश्चिम मानसून यहाँ पर अत्यधिक वर्षा करता है, लेकिन पूर्वी घाट के पूर्व में वर्षा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये वृष्टि छाया प्रदेश है। ये मौसमी हवाएं होती है, और मौसमी हवाओं के विपक्ष में जो उल्टी दो साइड में जो दूसरा क्षेत्र होता है वहाँ पर ये पहाड़ बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से आगे नमी वाली हवाएं पहुंच नहीं पाती हैं। इस कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, और इसी को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। समझ गए? मुझे उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ होगा। और अब अपन बात करते हैं, 2 पॉइंट मुख्य रूप से बचे हैं। एक तो मैंने आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो अरब सागरीय शाखा है इसके बारे में बता दिया था, और ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा इसके बारे में बाकी है, और एक मानसून का निवर्तन ये बाकी है। अब दक्षिणी पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी शाखा है। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा कौन सी है? इस प्रकार से ये हम आगे थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं। इसमें हमने बना रखा है, इसमें मैप से जितना आप समझोगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बंगाल की खाड़ी की शाखा से होने वाली वर्षा। हालांकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी नहीं है, ये हमने टॉपिक का नाम लिखा है जो आपको अभी प्रक्रिया समझानी है। ये तो है पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। अब देखिए, एक तो अरब सागर की शाखा भारत में इधर से प्रवेश कर जाती है, और एक है ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है जो पूर्व भारत की तरफ चली जाती है। अब इसके बारे में एक मेन चीज़ आपको थोड़ी सी बताने वाली रह गई थी, पहले वो समझ लेते दक्षिणी पश्चिम मानसून के बारे में, कि दक्षिणी पश्चिम मानसून है वो पहले मालाबार तट पर, फिर कोंकण तट पर, उसके बाद में ये गुजरात के बीच में अवरोध उत्पन्न करते 2 पहाड़ियाँ आती है, मांडव और गिर पहाड़ी यहाँ पर। और एक ना यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये बीच में है ना जो नर्मदा भ्रंश घाटी, ये नर्मदा नदी है बीच में, नर्मदा भ्रंश घाटी है, इसमें कब प्रवेश करती है ये मानसूनी हवाएं? यहाँ से बहते हुए गुजरात के पास में से होती हुई इस तरफ आ जाती है। ये खाली क्षेत्र है, यहाँ पर भी पर्वतीय श्रृंखला है, यहाँ पर भी पर्वतीय श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत है जो सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत, उनके बीच में नर्मदा घाटी है। नर्मदा घाटी में से होते हुए ये मानसूनी हवाएं आगे गुजर जाती है, और यहाँ पर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे हम बोल देते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की तरफ भी इसी मानसून से वर्षा होती है। और फिर ये आगे बीच में आ जाती है ये राजस्थान के अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला बीच में ये गुरु शिखर है, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, लेकिन अरावली पर्वतमाला की इस वाले क्षेत्र में तो बरसात होती है। ये इस मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण यहाँ से मानसूनी हवाएं सीधे गुजर जाती है। यहाँ पर राजस्थान में एक बार फिर से बरसात नहीं होती है। मुख्य कारण यही है राजस्थान में वर्षा ना होने का। यह गतिविधि भी आपको समझ में आ गई होगी कि आगे हिमालय पर्वत अवरोध उत्पन्न करता है अरब सागरीय शाखा के, और यहाँ पर फिर यहाँ पर बरसात होती है। अब आ जाती है बात दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, उसके बारे में थोड़ा जल्दी से आपको समझा देते हैं। यहाँ से ये हवाएं गुजरती है, इनमें पहले तो नमी नहीं होती है, लेकिन यह बंगाल की खाड़ी से इधर की तरफ जब गुजरती है तो हवाएं नमी ग्रहण कर लेती है। और ये जो है आगे शिलाओं का पठार, सबसे पहले
बंगाल की खाड़ी से वर्षा कहाँ होती है? शिलांग के पठार से। ये शिलांग का पठार है यहाँ पर। और शिलांग के पठार की 3 मुख्य पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। और खासी जो है यह मध्य में है और इस पहाड़ी क्षेत्र में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, 1080 सेंटीमीटर लगभग। और इसका नाम क्या है? चेरापूंजी और मासिनराम। यहाँ पर ना केवल भारत की बल्कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये तो थी बात शिलांग पठार क्षेत्र की, यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित यहीं होता है। इसके बाद में ये हवाएं इस तरफ यानी कि पश्चिमोत्तर भारत की तरफ मुड़ जाती है। हुगली नदी है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी में के मुहाने से होते हुए पश्चिमोत्तर भारत में मुड़ जाती है। और पश्चिमोत्तर भारत में जैसे जैसे ये आगे जाती है तो इन हवाओं में नमी कम होती जाती है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है और यहाँ पर वर्षा कम होने लगती है। और अगर यहाँ पर ये आइडिया लगाया जाए कि मान लीजिए कि यहाँ पर तो है इसका हुगली नदी आ गई, हुगली नदी के बाद में आ गया पटना, पटना के बाद में इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली। ये दिल्ली आ गई राजधानी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कई बार, हुगली नदी क्षेत्र में यानी कलकत्ता में कितनी बरसात होती है? 150 सेंटीमीटर। पटना में कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। इलाहाबाद में कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर। और आगे दिल्ली में कितनी बरसात होती है इससे बंगाल की खाड़ी की शाखाओं से? 56 सेंटीमीटर। लेकिन कई बार इन हवाओं में आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण ये अरावली पर्वतमाला तक पहुंच पाती है और कई बार यहाँ पर बरसात होती है, लेकिन न के बराबर बरसात होती है। अब ये तो था बंगाल की खाड़ी की शाखा। लेकिन अब है मौसम मानसून का निवर्तन यानी लौटता मानसून। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, लौटता मानसून क्रिया कब शुरू होती है? 1 सितंबर से प्रारंभ होती है, यानी कि सितंबर के स्टार्टिंग से ही प्रारंभ हो जाती है लौटता मानसून की क्रिया। और जब ये मानसून वापस लौटता है और यहीं हवाएं जब ये वापस लौट रही होती हैं तो इनमें पर्याप्त नमी कम हो जाती है। लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी पर वापस आ जाती है इस क्षेत्र में तो यहाँ से पर्याप्त नमी फिर से ग्रहण कर लेती है। जब मानसून वापस लौट रहा होता है तो बंगाल की खाड़ी से यह शाखा फिर से नमी ग्रहण करती है और इस प्रकार से ये होता है शीत ऋतु का मौसम। यानी कि शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है ना, अक्टूबर के बाद में शीत ऋतु प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। तो ये सितंबर अक्टूबर की बात है जब ये वापस लौटता है मानसून। उन दिनों उत्तर पूर्व यानी उत्तर और पूर्वी मानसून भी इस तरफ बढ़ रहा होता है। किस तरफ बढ़ रहा होता है? दक्षिण पश्चिम भारत की तरफ, इस तरफ बढ़ रहा होता है। और ये दोनों ही यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी उत्तर पूर्वी मानसून भी मिल गया और यहाँ से ये दक्षिणी पश्चिम जो शाखा थी ये लौट रहा था, इस समय ये भी साथ में मिल गया। तो यहाँ पर ये शक्तिशाली हवाएं दोनों उत्पन्न हो जाती है और यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी से फिर ये नमी ग्रहण कर लेती है। और नमी ग्रहण करने के बाद में जब ये यहाँ तक वापस पहुँचते हैं ना कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, उड़ीसा आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु का, और जब यहाँ पर पहुँचती है तो भयंकर बरसात होती है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा के समय वृष्टि छाया प्रदेश था, वहाँ पर वर्षा कब होती है? भयंकर वर्षा कब होती है? लौटते हुए मानसून से और उत्तरी पूर्वी मानसून से। किस कारण क्यों होती है? क्योंकि ये हवाएं कहाँ से नमी ग्रहण करती है? बंगाल की खाड़ी से। वही बात वापस आ गई। यह तो मेन बात थी इसमें समझने वाली। अब कल एक अपने कोचिंग सेंटर में एक खुशी गोयल नाम से लड़की थी, वो समझ रही थी, पूछ रही थी, वो सवाल शायद इसी प्रकार का कर रही थी कि शीत ऋतु में यहाँ पर बरसात तो पश्चिम विक्षोभ से होती है, लेकिन बेटा शीत ऋतु में बरसात पश्चिम विक्षोभ से होती है, लेकिन वो कहाँ पर होती है? उत्तरी भारत के राज्यों में। समझ लेना बात को, पश्चिम विक्षोभ से बरसात कहाँ पर होती है? उत्तरी भारत के राज्यों में। और कोरोमंडल तट पर पूछा था प्रश्न में, कोरोमंडल तट पर बरसात किस कारण होती है? लौटता मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून, या फिर दोनों आ सकता है या फिर एक का नाम भी आ सकता है उत्तरी पूर्वी मानसून, क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून भी उस समय बढ़ रहा होता है इस तरफ। पहले तो ये हवाएं शुष्क होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से अत्यधिक नमी ग्रहण कर लेती है। नमी ग्रहण करने के कारण ये पश्चिमी घाट से टकराती है। पश्चिमी घाट से टकराने के बाद में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा करती है। और ये तो थी मौसम, भारत में मानसून तंत्र, वर्षा ऋतु किस प्रकार से काम करता है। भूगोल एक काल्पनिक विषय है, हमने मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है एक बार आपको समझ में आ गया होगा।
लेकिन मैं रिवीजन के तौर पर आपको एक बिल्कुल 2 मिनट से भी कम समय में समझा देता हूँ एक बार हल्के से, ताकि आपको समझ में आ जाए। भारत में बरसात कितने कारणों से होती है? मुख्य कारण रूप से 4 या 5। ठीक है, पहला कारण है, एक तो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और एक है पश्चिमी विक्षोभ, और एक है उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, 3 मुख्य रूप से है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो अरब सागरीय शाखा हो गई और एक शाखा हो गई ये बंगाल की खाड़ी की शाखा। अंडरस्टैंड। अब पश्चिमी विक्षोभ से बरसात कब होती है? शीत ऋतु में। किन क्षेत्रों में होती है? उत्तरी भारत में। किस कारण होती है? भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण। ये पश्चिमी विक्षोभ या हिमालय से टकरा करके भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर बरसात होती है। किस प्रकार की खेती को फ़ायदा होता है वो भी मैंने बता दिया। मैदानी क्षेत्रों में रबी की फसल को, पहाड़ी क्षेत्रों में सेब की फसल को, और फिर लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा होता है? वृष्टि छाया प्रदेश बता देते हैं हम आपको। मान लीजिए कि ये पहाड़ी है, ठीक है, ये एक पहाड़ी है, इस तरफ से हवाएं बह रही है, जितनी ये ऊंची होगी और उतनी यहाँ पर टकराने के बाद में बरसात करेगी। इस तरफ तो बरसात हो जाएगी, लेकिन इस तरफ बड़ा क्षेत्र है वो सूखा रहेगा, और इसी को क्या बोल देते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। समझ गए? दक्षिण पश्चिम मानसून से वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा होता है? कोरोमंडल तट क्षेत्र। अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, और भविष्य में आप गलती नहीं करेंगे। एक बार समझना जरूरी था, बाकी पढ़ना तो आपको बुक से ही है, आंकड़े बुक से ही पढ़ने पड़ेंगे, कितनी बरसात होती है किस क्षेत्र में और किस क्षेत्र में कितनी बरसात होती है। और इससे 3 जो मुख्य रूप से 3 तट है ना, उड़ीसा का उत्कल तट, आंध्र प्रदेश का रायसीना तट, कोरोमंडल तट तमिलनाडु का, इन तीनों में बरसात यहाँ पर होती है। अब एक छोटी सी बात हम बता देते हैं, पछुआ जेट धारा क्या होती है? पछुआ जेट धारा का नाम आपने सुना होगा। जो ये आपको हमने बताया था ना, इधर ये देखिए इस मैप में, ये है ना पछुआ पवने, ये पछुआ जेट धाराएं जो थी, पश्चिमी विक्षोभ जो है, ये एक शाखा भारत में इधर आ जाती है और एक शाखा जो इधर में चली जाती है ना, इसको पश्चिमी जेट धारा कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? ये धरातल से, मान लीजिए कि ये धरातल है, और धरातल से कितनी ऊंचाई पर होती हैं? ये लगभग 6 से 12 किलोमीटर, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। और कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल का नाम आप सब जानते हैं, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की जो निचली परत, एक परत होती है ना, क्षोभ सीमा बोलते हैं जिसको, क्षोभ सीमा तक इसका विकास होता है। ठीक है, और ये अत्यधिक शीत होती है और तेज़ हवाएं होती है, इनको पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। अंडरस्टैंड। ये तो थी बात पश्चिमी जेट धाराओं की, और आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। समय का अभाव था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की आपको कम समय में थोड़ा ज़्यादा समझाने की। और एक बार आप इस गतिविधि को समझ गए हैं तो जलवायु का तो कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि मुख्य प्रश्न भी हमने इसके साथ साथ बता दिए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, यहीं पर विराम देता हूँ। भविष्य में और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।